जब रावण ने सीता हरण की योजना बनाई तो उसने मारीच से मदद मांगी। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। उसने राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वो राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम के सारे प्रयास असफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। इसे जीवित पकड़ने का प्रयास करना ही व्यर्थ है। उसने एक धनुष उठाया, निशाना साधा और उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच धरती पर पड़े पड़े जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वो छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। मेरी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। अब तक सब कुछ वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसे राक्षस अंकपन की बात याद आ गई। सीता का हरण हो जाए तो राम के प्राण ही निकल जाएंगे। वो शक्तिहीन हो जाएंगे। मारीच की पुकार राम ने भी सुनी। ओह, ये मायावी आवाज। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा था। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वो मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष से पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी। राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश था कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा। सीता ये आवाज सुनकर विचलित हो गई। वो घबरा गई। तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज में कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। अब चिंता ना करे माते। राम भैया संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी है वो बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्द ही आते होंगे। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना समझ में नहीं आ रहा है। राम की आवाज सुनकर भी वो यही खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। मुझे इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो? सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा। सर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वो सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। हे देवी, ये राक्षसों की चाल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वो बौखला गए हैं। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। राम भैया को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। ये भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, या डर था कि राम से बिछो ना हो। राम से बिछड़कर मैं नहीं रह सकती। मैं जान दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम राम को लेकर आओ। लक्ष्मण ने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में चल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसी जटा, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। हे सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा लंका। मेरा नाम आने पर लोग थर थर कांपते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ। वो महाबलशाली है। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी करके उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर
वो विलाप करने लगी। हाँ, राम, लक्ष्मण, कोई मेरे राम को बता दो कि रावण ने मेरा हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला करके उसे घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। वो सीधे धरती पर आ गया। रावण का रथ टूट गया था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता ने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण बंदरों ने उठाया। बंदरों के पास आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वो अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वो सीधा अपने अंतःपुर में गया। सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते जीवन बिता दोगी? पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई ठहर नहीं सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो और लंका में सुखी रहो। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, उसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वो बार बार राम का नाम लेती रही। शेरों के बीच हिरन की तरह बैठी रहती, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। चमनपुर नाम के गांव में एक छोटू नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार और होनहार था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करते ही उसने अपना पूरा ध्यान रसोई की तरफ लगा दिया। छोटू को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। क्या कर रहे हो छोटू बेटा? पूरे रसोई में धुआं निकल रहा है। दाल में छौंका लगा रहा हूँ माँ। एक बार बन जाए उसके बाद आप बताइएगा कि कैसी बनी है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को लड़की ही बनाना था। न जाने कहां से इस लड़की को रसोई बनाने का शौक आ गया है। अरे माँ, हर बड़ा रसोइया एक मर्द ही है। बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में भी खाना बनाने वाला मर्द ही रहता है। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से रसोई घर साफ कर देना। तुम्हारे छौंके के एक भी छींटे दिखाई नहीं देने हैं। आप बेफिक्र रहिए माँ, मैं साफ कर दूंगा पूरे किचन को। छोटू का खाना बनाने का ये शौक उसे रसोई के करीब हमेशा लेकर जाता रहा, लेकिन एक अनहोनी ने सब कुछ तबाह कर दिया। रसोई में छोटू उस दिन गैस को खुला छोड़कर बाजार चले गया था। माँ को चाय पीने की तलब उठी। उन्होंने जैसे ही चाय के लिए दूध गैस पर चढ़ाकर माचिस जलाई, एक जोरदार धमाका हुआ। छोटू को छोड़कर उसका सारा परिवार उस धमाके में मारा गया। उसका घर जलकर खाक हो गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह गया, ना घर ना परिवार। मैं जीकर ही क्या करूँगा? संयम रखो छोटू बेटा, तुम्हारे साथ ऊपर वाले ने बहुत बुरा किया है। अपनी जिंदगी को अब फिर से नई ऊंचाई पर लेकर जाने का प्रयास करो। मेरी माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उन्हीं को देखकर मैं भी खाना बनाना सीख रहा था। मेरी मति मारी गई थी जो मैं गैस खुला छोड़ गया बाजार जाने से पहले। कोई बात नहीं बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। ये एक रेस्टोरेंट का पता है। यहाँ पर वेटर की नौकरी खाली है। तुम्हें रहने के लिए कमरा और 2 वक्त खाना भी मिलेगा। जाओ, जाकर अपनी नई शुरुआत करो। मैं आज ही चला जाता हूँ। छोटू अपना नया कपड़ा लिए पड़ोसी के बताए हुए होटल में चला गया। बेटा, तुम्हारे बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम जब से चाहो यहाँ काम करना शुरू कर सकते हो। मैं आज से और अभी से काम शुरू करूँगा। मुझे मेरे साथ गुजरे हर बुरे याद को व्यस्त रहकर खुद से दूर करना है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन।
जाओ अपनी वेटर की नौकरी चालू कर दो। मन लगाकर काम करना, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सेठ जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। छोटू को वेटर का काम करते 2 महीने गुजर गए थे। उसकी जिंदगी अब सामान्य हो रही थी, लेकिन उस दिन सेठ जी के दिल में तनाव था। वो चिंतित बैठे थे। क्या हुआ सेठ जी, बड़ी चिंतन मुद्रा में बैठे हैं, कोई परेशानी है क्या? हाँ छोटू, 500 लोगों के खाने के लिए बटर पनीर का ऑर्डर पूरा करना है, पर हमारा रसोइया बीमार पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा करूं। अगर आदेश करें तो मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूं सेठ जी। तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना बनाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है फिर, देर मत करो, तुम रसोई संभालो, मैं बाकी सामान का इंतजाम करवाता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं शुरू करता हूँ तैयारी। अपने परिवार उजड़ जाने के बाद छोटू ने पहली बार रसोई में कदम रखा था। गैस के सिलेंडर को देखते ही उसकी यादें ताजा हो गई और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। बेहोशी की नींद में छोटू के सपने में उसकी माँ आई। उठो छोटू बेटा, तुम्हारे कुछ कर दिखाने की अब बारी आ गई है। तुम्हारे दाएं हाथ की तीसरी उंगली में जादू है। बटर पनीर में मसाला डालते वक्त उस उंगली का प्रयोग जरूर करना, तुम्हारी जिंदगी उसी से संवरेगी। ठीक है माँ, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी जरूरत जब भी तुम्हें होगी, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। अचानक इतने में ही छोटू की नींद खुली और उसे माँ की बताई बात याद आने लगी। उसने पूरे मन से अपनी माँ के बताए अनुसार अपनी जादुई उंगली का प्रयोग किया। छोटू के जादुई हाथों से वो बटर पनीर भी जादुई हो गया। छोटू, अरे ओ छोटू बेटे, आज तो कमाल हो गया। कैसा कमाल हो गया सेठ जी, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? वाह छोटू वाह, तुम्हारी बटर पनीर की हर ओर से तारीफ मिल रही है। अफसर साहब बीच रास्ते में मुझे रोककर तुम्हारे बनाए हुए बटर पनीर की तारीफ किए हैं। अरे वाह, सच में सेठ जी, मैं तो बस अपनी माँ के बताए हुए नुस्खे को आजमा कर वो बटर पनीर बनाया था। धन्य है तुम्हारी माता जी, जिन्होंने तुम जैसे लाल पैदा किया है। तुम्हें मालूम है कि हमें एक और खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी मालिक? अब हमें 1000 लोगों के लिए बटर पनीर बनाने का ऑर्डर मिल गया है। 50% मुनाफे के हिस्से के साथ अब से बटर पनीर तुम ही बनाओगे। अरे वाह, मुझे इस तरक्की देने के लिए आपका आभार सेठ जी। धीरे धीरे छोटू के हाथों का बटर पनीर लोगों की जुबान पर छाने लग गया। उसका स्वाद लोगों को पसंद आने लग गया। सेठ जी के होटल को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलना चालू हो गया। सेठ जी ने भी छोटू को अब एक वेटर से अपना मुख्य रसोइया बनाकर पदोन्नति कर दिया। इस तरह से छोटू के हाथों की बटर पनीर पूरे क्षेत्र में विख्यात हो गई। छोटे अपने बटर पनीर के लिए देश भर में मशहूर हो गया। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रमोद राजन को छोटू के बारे में पता चलता है। अच्छा, इसका मतलब सब कमाल छोटू के हाथों में ही है, इसीलिए इतनी प्रगति हो रही है। एक काम करता हूँ, छोटू को अपने पास बुला लेता हूँ, बहुत पैसे देकर। प्रमोद छोटू से मिलने पहुँच जाता है। मैं छोटू से मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। हाँ हाँ ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। छोटू का मालिक कुछ समझ नहीं पाता है। तभी वही काम पर कर रहा एक स्टाफ बोलता है, मालिक, अब लगता नहीं छोटू वापस आने वाला। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे छोटू को बुलाने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन प्रमोद राजन आए थे। अब लगता है वो उसे अपने साथ काम पर रख लेंगे। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, मगर यहाँ भी छोटू को कोई दिक्कत तो नहीं है। खैर छोड़ो, अब छोटू जो चाहे। छोटू का मालिक बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा अब छोटू उसके पास कभी नहीं आएगा। प्रमोद राजन छोटू को अपने रेस्टोरेंट में लेकर आता है। छोटू, मेरे पास कई रेस्टोरेंट हैं और उनमें बहुत लोग आते हैं, मगर मैं चाहता हूँ और प्रगति हो, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मुंह मांगी कीमत दूंगा, नया बंगला गाड़ी सब दे दूंगा। छोटू थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं और मेरे मालिक आज तक साथ मिलकर काम किए हैं,
दोनों साथ मिलकर इतना आगे आ पाए हैं। अब ऐसे बीच राह में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कीजिए। इतना कहकर छोटू वहाँ से निकल जाता है और वो वापस अपने मालिक के पास आ जाता है। छोटू को देखकर उसका मालिक बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। अरे मालिक, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और दोनों मिलकर और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। रायपुर गांव में संकेत अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। वो दोनों लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे और पेट भरते थे। संकेत और दिव्या ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। तब से वो दोनों रायपुर में आकर ही रहने लगे थे। एक दिन संकेत को उसके दादी जी शंकर का फोन आता है और वो उन दोनों को अपने घर मधुपुर बुला लेते हैं। दिव्या और संकेत बहुत ही खुश थे कि उन्हें अपने घर बुलाया गया है। वो दोनों खुशी खुशी मधुपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शंकर संकेत से कहते हैं, बेटा संकेत, कैसे हो तुम और दिव्या ठीक तो हो ना? बेटा, मैं तुम दोनों का रिश्ता अस्वीकार कर अच्छा नहीं किया बेटा, लेकिन अब बीती बातें भूल जाओ और बताओ तुम लोग अच्छे तो हो ना? दादाजी क्या बताऊं, हमें कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं और दिव्या तो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर नहीं खा पाते। अरे बेटा, ऐसे मायूस मत हो। अब से तुम दोनों यहीं पर मेरे साथ रहो। हमारी इतनी अच्छी खासी जमीन है, उसी में मेहनत करो। क्या सच में दादाजी आपने हम दोनों को माफ कर दिया है? बेटी, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को तुरंत यहाँ बुला लिया। मुझे विश्वास था तुम दोनों जरूर वापस आओगे। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं सोच रहा था हमारे सीताफल के जो बगीचे हैं उसमें हर साल सीताफल की बहुत सारी उपज होती है, लेकिन अब मुझसे उसकी देखभाल नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर अब हमारी सीताफल के बगीचे की देखभाल करो। जी दादाजी, हम दोनों सीताफल के बगीचे की अच्छे से देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर बगीचे की खूब देखभाल करते और कुछ ही दिनों में सीताफल पककर तैयार हो जाती है। संकेत बॉक्स में सीताफल भरकर शहर ले जाता है और वहीं पर बेचने लगता है। सीताफल बेचकर संकेत अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। संकेत अब अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर गया। 6 महीने बाद सब लोग संकेत की ही सीताफल लेना पसंद करते थे। लोग दूर दूर से सीताफल लेने के लिए संकेत के घर आने लगे थे। साथ ही साथ संकेत के कारण गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया था। ये सब देखकर गांव के एक व्यापारी सुंदर को संकेत से जलन होने लगती है, क्योंकि जब से संकेत घर छोड़कर गया था तब से दादाजी के बगीचे की सीताफल सुंदर बेचता था और कभी कभी तो दादाजी को पूरे पैसे भी नहीं देता था। संकेत को वापस देख और उसकी सीताफल को देख सुंदर मन ही मन जलने लगा। अरे यार, इस संकेत की वजह से मेरा सब प्रॉफिट इस साल ही चला जाएगा और ना ही शंकर दादाजी के बगीचे की सीताफल को बेचने का मौका मिला। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर सुंदर रात के समय अपने 2 दोस्तों को लेकर संकेत के सीताफल के बगीचे में आता है और सारे सीताफल के पौधों के ऊपर जहरीली दवाई डाल देता है और वहाँ से भाग निकलता है। दूसरे दिन सुबह संकेत और दिव्या अपने बगीचे में आते हैं तो देखते हैं कि सीताफल के सारे पौधे मुरझाकर मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ है? कल शाम तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये सब खराब हो गए? संकेत और दिव्या बहुत अफसोस करते हैं। घर आने के बाद संकेत और दिव्या सारी बातें दादाजी को बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे साथ चलो। दादाजी, उधर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब पौधे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मुझे देखना है। दादाजी को लेकर संकेत और दिव्या बगीचे में जाते हैं। अरे यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब सीताफल के पौधे खत्म हो चुके हैं। इस पर जरूर किसी ने जहरीले औषधियाँ छिड़क दिया है। तभी संकेत की नजर एक छोटे से सीताफल के पौधे पर पड़ जाती है। वो पौधा बिल्कुल हरा भरा दिख रहा था। उसे देख संकेत बोलता है, दादाजी यहाँ आइए, ये पौधा तो अभी भी बिल्कुल ठीक है और उसमें छोटी छोटी सीताफल भी लगे हैं। संकेत बेटे, तुम एक काम करो,
इस पौधे के साथ साथ मेरे पौधे को भी पानी डालकर देखो, शायद कुछ बात बन जाए। सीताफल के पौधों को पानी डालकर तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह दिव्या और संकेत बगीचे को देखने के लिए आते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि सारे पौधे फिर से हरे भरे हो चुके थे। ये देख संकेत कहता है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। परसों मैंने एक छोटा सा सीताफल का पौधा लगाया था जो बिल्कुल हरा भरा था। कहीं वो कोई जादुई पौधा तो नहीं था? मुझे लगता है वो कोई जादुई पौधा होगा, तभी तो हमारे सारे पौधे हरे हो गए हैं और सीताफल भी लाल हो चुके हैं। तभी एक आवाज आने लगती है, संकेत, संकेत। संकेत और दिव्या इधर उधर देखने लगते हैं। कौन बोल रहा है? मैं वही सीताफल का पौधा हूँ जो तुमने कल देखा था। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है और गांव के कई बेरोजगार लोगों को तुमने रोजगार दिलवाया है। तभी तो तुम्हारे सारे सीताफल के पौधे तुम्हें वापस मिल गए हैं। तुम जब जब सीताफल तोड़ोगे तो इन पौधों को वापस उतनी ही सीताफल आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फिर से इस पर जहरीले औषधियाँ छिड़क देंगी तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब जो भी हमें नष्ट करने आएगा वो इस बगीचे के बाहर ही नहीं जा पाएगा, यही घूमता रह जाएगा। संकेत सीताफल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारी सीताफल बॉक्स में भरवाने का काम शुरू कर देता है और शहर लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुंदर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। अब वो अगली रात फिर से अकेले बगीचे में आता है और फिर से पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयाँ डालने लगता है। दवाइयाँ डालकर सुंदर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता। वो वही घूमते रह जाता है। जब संकेत अपने सारे सीताफल बेचकर दूसरे दिन सुबह घर लौट रहा था तो देखता है कि सुंदर उसके बगीचे में घूम घूम कर नीचे गिर गया है। तब संकेत को सारी बात समझ में आ जाती है। उसकी फसल बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंदर ही है। संकेत सुंदर के पास जाता है। तभी सुंदर को होश आ जाता है। संकेत, तुम्हारे बगीचे में ऐसा क्या है भाई? मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं ही था जिसने तुम्हारे बगीचे के सारे पौधों में जहरीली दवाइयाँ डाल दी थी। अब मैं कभी तुम्हारे बगीचे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। माफी मांगने के बाद ही सुंदर बगीचे से बाहर निकल पाता है। दूसरी ओर संकेत खुश होकर जाता है और हंस हंस कर सारी बातें दादाजी और दिव्या को बताता है। उस दिन के बाद से सुंदर उनके बगीचे में कभी नहीं आया और संकेत, दिव्या दोनों मिलकर जादुई सीताफल की खूब देखभाल करने लग गए। रमेश एक गरीब मजदूर था जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सीमा था और 3 बच्चे थे जिनका नाम बबलू, बंटी और टीना था। वो लोग गरीब थे और मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे, पर फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आज से मुझे सेठ जी के घर काम करना है। वो अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मेरे काम से खुश हो जाएं और तय पैसों से थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। ये तो भूल ही जाओ आप, वो सेठ बहुत कंजूस है। वो एक पाई भी ज्यादा नहीं देगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी मेहनत और प्रार्थना करना हमारे हाथ में है, सो हम कर सकते हैं। ये बोलकर रमेश काम के लिए निकल जाता है। इधर सीता बच्चों को जगाती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए कहती है तो टीना कहती है, अरे माँ, आप फिर भूल गई। हमारी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियाँ चालू हो गई है। अब हमें 1 महीने तक स्कूल नहीं जाना है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। अब गर्मी की छुट्टियाँ हैं। मतलब अब तुम तीनों पूरे दिन मेरा दिमाग खाया करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उधर रमेश सेठ के घर काम कर रहा होता है। क्या बात है रमेश, बड़े हल्के हाथ से काम कर रहा है। तुझसे नहीं हो रहा है तो बता दे, मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल ना कहें, मैं कर रहा हूँ। रमेश मेहनत से काम करता है,
पर सेठ को उसका काम पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो चाहता था कि एक इंसान के दाम में 2 लोग काम कर ले। वो रमेश से कहता है, देख भाई रमेश, तू बड़ा ढाली काम कर रहा है। कल से तू अपने साथ किसी और को लेकर आना ताकि काम जल्दी हो सके, समझा? तो आप उसे भी पैसे दोगे ना? अरे पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूं ना, पर तू एक इंसान का काम ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे मुझे तो घाटा हो रहा है। अरे परवर कुछ नहीं, काम कर और निकल यहाँ से। रमेश एक सीधा इंसान था, वो कुछ भी नहीं बोल पाता, पर वो चिंता में पड़ जाता है कि बिना पैसों के भला कौन काम करेगा। फिर वो काम करके घर चला आता है। क्या जी, बड़ा परेशान लग रहे हो? रमेश पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सीता कुछ कह पाती उससे पहले ही बबलू कहता है, मैं चलूंगा। मैं भी चलूंगा। ये दोनों जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। पर तुम लोगों का स्कूल? आज से हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं। पहले तो रमेश उन तीनों को इसके लिए मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि तीनों बच्चों के जाने से काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो वो मान जाता है। अगले दिन चारों लोग सेठ के घर पहुंचते हैं। मैं अपने बच्चों को लाया हूँ, मुझे मतलब नहीं है, बस तू काम कर। उसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। टीना पानी भरती है, बबलू ईंट साफ करके रमेश को देता है और बंटी रमेश पर हवाव करता है। तीनों बहुत मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं। तीनों को ही ये काम करने में बहुत मजा भी आ रहा था। तभी अचानक वहाँ सेठ आता है। हाँ, आज देखो सही काम हो रहा है। सेठ, खाने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लें? हाँ, खा लो। उसके बाद रमेश टिफिन उठाता है और चारों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर बंटी हाथ धोने के लिए सेठ के बरामदे की तरफ चला जाता है, जहाँ एक झूला लगा हुआ होता है। उसे देखकर बच्चे का मन लालसा से भर जाता है और वो उस पर बैठकर झूलने लगता है। अरे ये झूला तो बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ टीना और बबलू भी आ जाते हैं और वो भी उस झूले पर झूलने लगते हैं। अरे ये झूला तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस पर तो कितना मजा आ रहा है। वो लोग मजे से झूला झूल रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ आ जाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने के? वो सेठ जी, हम तो बस। चुप, निकल जाए यहाँ से। सेठ तीनों को बाहर लाता है। क्या हो गया सेठ जी? ये तीनों मेरे झूले पर बैठे थे, संभालो इनको। तो क्या हो गया सेठ जी? बच्चे हैं, उनका मन करता है झूले पर बैठने का, बैठ लेने दीजिए ना। वैसे भी तो वो आपका काम कर रहे हैं और आप उन्हें कोई पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा अब? चल निकल जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं करवाना है तुझसे। ये ले आधे दिन के पैसे और अब वापस आना मत, चल जा। सेठ उन चारों को घर से बाहर निकाल देता है। रमेश को बुरा लगता है, पर वो उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि उसे अगले दिन कहीं और काम मिल जाएगा। पर बच्चे दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें झूला झूलना था। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरे पास कुछ कच्चे आलू हैं, पर उनको पकाने के लिए कोई सामान नहीं है। तुम अगर उनको पकाने में मेरी मदद कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ, क्यों नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बनवा दूंगा। वो सब लोग घर जाते हैं। रमेश सीता से कहकर उन आलूओं को पकवाता है और उस बूढ़े को खाने को दे देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास ये एक और आलू पड़ा है, ये तुम लोग रख लो। मेरी भूख तो मिट गई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इस आलू की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है, इसे इस बूढ़े का आशीर्वाद समझ कर रख लो। बंटी वो आलू बूढ़े आदमी के हाथ से ले लेता है और वो आदमी चला जाता है। फिर बंटी उस आलू को पकड़े पकड़े उदास मन से कहता है, काश हमारे घर में भी एक बड़ा सा झूला होता। उसके इतना कहते ही वो आलू उसके हाथ से निकलता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो आलू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और यूं ही 2 गुना होते चला जाता है
और अंत में वो सब आलू मिलकर एक बड़ा सा झूला बन जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो झूला बन गया। ये आलू तो जादू ही निकला। ये बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, सही कहा बेटा। फिर वो सब लोग बारी बारी उस झूले में झूलते हैं। वो लोग जब झूले में बैठते हैं तो बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। तभी उनकी पड़ोसन आती है जिसके बेटे के पैरों में पोलियो होता है। उसे भी वो लोग झूले में बैठाते हैं और उसका पोलियो ठीक हो जाता है। अरे ये झूला तो जादुई है, इसने मेरे बच्चे का पोलियो ठीक कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश के घर में आलू का झूला है जो कि लोगों के दर्द को दूर करता है। बस फिर क्या था, पूरे गांव से लोग उसके घर आने लगते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में एक दिन सेठ भी आता है। आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ उस झूले पर बैठता है और उसके जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है और वो बिल्कुल जवान महसूस करता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज है। बुराई का बदला बुराई से देने से कुछ अच्छा नहीं होता। अब उस पूरे गांव में सब लोग स्वस्थ हो गए थे और एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। इधर रमेश भी अपने बच्ची और पत्नी के साथ उस आलू झूले पर खूब झूला करता था और खुश रहता था।